गुड इवनिंग दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है लाभ, प्रॉफिट। लाभ क्या होता है? तो लाभ का अर्थ राष्ट्रीय आय के उस भाग से है जो साहसी या उद्यमी, जो उत्पादक, ठीक है, उत्पादक को उत्पादन के साधन के रूप में उसके कार्य एवं सहयोग के लिए पुरस्कार स्वरूप मिलता है। उत्पादन के जो साधन है, क्या क्या साधन है? भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। तो जो साहस है, उद्यमी है, उसको जो प्रतिफल मिलता है उसको कहते हैं लाभ। अन्य शब्दों में, लाभ साहसी के कार्य का प्रतिफल है अथवा वह जोखिम, अतिरिक्ता तथा नवप्रवर्तना के लिए किए जाने वाला जोखिम लेता है ना। बिजनेस को करने का जो काम करने वाला व्यक्ति वही साहसी होता है। तो वो जो जोखिम उठाता है कि चला तब तो प्रॉफिट है, नहीं चला तो हानि भी हो सकती है बहुत बड़ी। तो वो जोखिम उठाता है, उसका एक प्रतिफल है। या नव परिवर्तन, नव परिवर्तन नवाचार करते हैं, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके और मार्केट में लाते हैं, नई नई चीज़ें करना। ठीक है, तो उसका क्या है? ये प्रतिफल। इस प्रकार उत्पत्ति के अन्य साधनों की व्यवस्था करके उद्यमी जो को जोखिम उठाने के फलस्वरूप जो पुरस्कार प्राप्त होता है उसे लाभ कहते हैं। तो अन्य साधनों की व्यवस्था कौन करता है? उद्यमी तो करता है। भूमि की व्यवस्था करना हो, पूंजी की करनी हो, श्रम की करना हो, या वो तो अपना हिस्सा मांगेंगे ही, लेकिन लाभ कोई निश्चित नहीं होता है। उनका तो कुछ ना कुछ हिस्सा निश्चित होता है। ये सारी जोखिम उठानी पड़ती है उद्यमी को, तो उसका प्रतिफल उसमें क्या मिलता है उद्यमी को? वो लाभ के रूप में। अब देखो लाभ की विशेषता। पहला तक कौन क्या है? अनिश्चित। लाभ हमेशा निश्चित है। उत्पादन के अन्य साधनों का पारितोषिक निश्चित होता है, किंतु साहसी का पारितोषिक निश्चित नहीं होता है। यही नहीं, लाभ व्यावसायिक अनिश्चितताओं को वहन करने का पुरस्कार है जो उद्यमी और साहसी को प्राप्त होता है। ठीक है? अनिश्चितता का ही प्रतिफल होता है। दूसरा है गैर अनुबंधित आय, नॉन कॉन्ट्रैक्टल। कोई अनुबंध नहीं होता है लाभ के लिए। ऐसा कोई करता है क्या? आज चलो बिजनेस करो, आपको इतना लाभ देंगे ही देंगे। लाभ का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। जितना मिलेगा वो ले लेना, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। इसलिए उत्पत्ति के अन्य साधनों को जो आय प्राप्त होती है वह अनुबंधित आय होती है, अर्थात पहले से ही निश्चित होती है, किंतु एक अनिश्चित अवशिष्ट होती है। कैसे थे? अनिश्चित होती है। जो उत्पत्ति के अन्य साधनों को अनुबंध संबंधी आय देने के पश्चात शेष रहता है। ठीक है, यानी लाभ क्या होता है? जो उत्पत्ति के अन्य साधनों को, जैसे भूमि पे लगान, ठीक है, पूंजी पे ब्याज और श्रम पे मजदूरी, ये सब अगर पेमेंट हो जाता है उसके बाद जो बचता है वही क्या रहता है? लाभ के रूप में रहता है। इसलिए उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो इसलिए लाभ एक गैर अनुबंधित होती है। नेक्स्ट है अत्यधिक उतार चढ़ाव, मोर फ्लक्चुएशंस। ठीक है, उत्पत्ति के अन्य साधनों के पुरस्कार में अधिक उतार चढ़ाव नहीं आते, किंतु लाभ में अत्यधिक उतार चढ़ाव आते हैं। इसका कारण यह है कि तेजी या मंदी में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में भी अत्यधिक परिवर्तन होते हैं, जिससे लाभ में भी अत्यधिक उतार चढ़ाव होते हैं। नेक्स्ट है लाभ ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक यानी हानि भी हो सकती है। उत्पादन के अन्य साधनों का पुरस्कार सदैव धनात्मक होता है, लेकिन साहसी को प्राप्त लाभ ऋणात्मक अर्थात हानि भी हो सकती है। अगला है पुरस्कार का पूर्ति पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन सप्लाई ऑफ रिवार्ड। उत्पादन के अन्य साधनों के पुरस्कार में भी कमी या वृद्धि होने से उनकी पूर्ति कम या अधिक अवश्य होती है, परंतु साहसी एवं लाभ की मात्रा के मध्य इस प्रकार के संबंध की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो पुरस्कार की पूर्ति पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितनी होगा लाभ होगा या हानि होगी। चलिए नेक्स्ट, आगे है लाभ के प्रकार। लाभ के मुख्य रूप से तीन प्रकार पढ़ेंगे हम। तो पहला है सकल लाभ, कुल लाभ, एक ही चीज। दूसरा है शुद्ध या वास्तविक लाभ या आर्थिक लाभ भी कहते हैं, जिसको नेट प्रॉफिट कहेंगे। और तीसरा है सामान्य या असामान्य लाभ, नॉर्मल और एब नॉर्मल प्रॉफिट। थोड़ा सा एक क्लिष्ट होता है, दोनों में क्या अंतर होता है वो हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो पहला है सकल लाभ या कुल लाभ, जिसको ग्रॉस टोटल प्रॉफिट भी, ग्रॉस या टोटल प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, किसी फर्म या व्यवसाय में बिक्री से जो कुल आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, और उसमें से कुल व्यय घटा देने से
जो शेष बचता है वो क्या होता है? कुल लाभ। क्या हो गया? कुल लाभ। इसको फॉर्मूले के रूप में भी देख सकते हैं। कुल लाभ बराबर क्या हो जाएगा? कुल आगे यानी टोटल कितनी आय हुई है आपको, जितनी भी आय हुई रिसीव हुई है, उसमें से कुल स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें नहीं, सिर्फ स्पष्ट लागतें। अब स्पष्ट लागतें क्या होती है और अस्पष्ट लागतें क्या होती है वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। जो स्पष्ट लागतें क्या, यानी कि जो आपको दिख रही है वो तो होगी स्पष्ट लागतें, ठीक है, और जो नहीं दिखते हो अस्पष्ट, इनको आप एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्पष्ट लागतें वैसे दे रखा है इसमें, साधनों का पुरस्कार, निर्धारित व्यय एवं बीमा, जो आप बिजनेस को करने के लिए जो रियल में आप खर्चा करते हो वो तो हो गया स्पष्ट। कुछ आपको लगता है कि ये खर्चे है लेकिन उनको शामिल नहीं करते, जैसे आपकी खुद की मेहनत है आप शामिल नहीं करोगे, लेकिन वो भी तो एक तरह की लागत है। इस तरह से तो कुल लाभों को लाभ का व्यवसाय या लेखांकन लाभ यही कहते हैं। जब अकाउंट में करेंगे तो जो लाभ है वो यही लाभ हमारा कहा जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग भाषा में जो लाभ कहा जाएगा, जो कुल लाभ आता है वही लाभ को काउंट किया जाएगा। आगे देखते हैं शुद्ध या वास्तविक लाभ। शुद्ध या वास्तविक लाभ का अर्थशास्त्री को प्राप्त होने वाली ऐसी आय से है जो कुल आय में से सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, स्पष्ट और अस्पष्ट, प्रत्यक्ष यानी स्पष्ट, अप्रत्यक्ष यानी अस्पष्ट, लागतों को चुका देने के पश्चात बचती है तो वो क्या होती है? शुद्ध। ठीक है, तो अन्य शब्दों में शुद्ध लाभ केवल साहसी के जोखिम उठाने का पुरस्कार है, जैसे जोखिम उठाने, अनिश्चितता बयान करने, नव प्रवर्तन, समन्वय करना, जो साधन है उनका अपनी विशिष्ट योग्यता के कारण आदि रूप में होता है। तो शुद्ध लाभ क्या हो जाएगा? जो कुल लाभ आया था पीछे उसमें से अस्पष्ट लागतें भी घटा दो। ठीक है, अस्पष्ट लागतें भी जो घट जाएगी तो क्या बच जाएगा? पूरा नेट प्रॉफिट। अब देखते हैं सामान्य एवं असामान्य लाभ, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट। सामान्य लाभ क्या होता है? असामान्य लाभ क्या होता है? सामान्य लाभ ऐसे लाभ जिनकी आशा पर व्यवसाय या उद्यमी साहसी अपने व्यवसाय में बना रहता है, कि इतना लाभ मिल जाए ताकि व्यवसायी अपना व्यवसाय चलाता रहे, कि इतना अगर लाभ मिलता रहे तब तक वो अपने उद्यम को कंटिन्यू करता रहे, बंद करने की नौबत ना आए, तो वो होता है सामान्य लाभ। यह दीर्घकालीन लाभ होता है। अन्य शब्दों में लाभ की वह न्यूनतम मात्रा जिसे किसी उद्यमी उसी के उद्योग में लगी हुई फर्मों को उद्योग छोड़ने को विवश ना होना पड़े, मतलब उद्योग छोड़ने को विवश ना होना, इतना लाभ मिले, वो क्या होता है? सामान्य लाभ। और नई फर्मों के प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन ना हो, और कोई इतना सा लाभ मिले कि कोई नई फर्में तो आ नहीं सके और पुरानी फर्में छोड़ नहीं सके, जो एक इतना एक पॉइंट आ जाता है उसको कहते हैं हम सामान्य लाभ। दूसरा है असामान्य लाभ। असामान्य लाभ वह लाभ होता है जो एक साहसी को सामान्य लाभ के अतिरिक्त प्राप्त है, जो सामान्य लाभ मिल रहा है उसके अलावा भी मिल रहा है। जैसे कि कोई वस्तु के ऊपर 10 रुपये उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो मान लो सामान्य लाभ है, तो उसमें 10 रुपये में प्रॉफिट में अगर चला आ रहा है तब तक तो ठीक है। और जैसे ही उससे आगे 20 रुपये 25 रुपये मिल रहा है, तो जो 10 रुपये से जितना एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्या हो गया? फिर असामान्य लाभ। ठीक है, हालांकि लाभ दोनों ही है। ठीक, सामान्य लाभ में इतना ही मान के चलता है कि खुद का व्यक्ति का खुद का मेहनताना भी मिल रहा है, मतलब व्यक्ति ऐसे सोच रहा है कि मैं अगर कहीं काम करने जाता है जो उद्यमी है तो भी मुझे इतना मिल रहा था, मेरे बिजनेस से भी इतना मिल रहा है, तो इतना लाभ वो लेके चलता रहेगा, और ये दीर्घकालीन की बस है। ठीक है, दीर्घकालिक के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, और इससे एक्स्ट्रा मिलता रहेगा तो वो तो क्या हो गया? असामान्य लाभ। इस प्रकार असामान्य लाभ वह होता है जो उद्यमी को उसकी विशिष्ट योग्यताओं एवं बाजार की अपूर्णताओं के कारण मिलता है। अपूर्णता यानी बाजार में कहीं ना कहीं अपूर्णता है, यानी उसमें और भी विकास होने की या और भी उस चीजों की डिमांड भी है, ताकि नई फर्में और भी आ सकती है अपूर्ण। चलिए, सामान्य और असामान्य लाभ में अंतर। सामान्य लाभ जोखिम का पुरस्कार, सामान्य लाभ किसका है? जोखिम का पुरस्कार, क्योंकि असामान्य लाभ अज्ञात जोखिमों का पुरस्कार। कैसा है? अज्ञात जोखिमों। कि आप जोखिम लेके बिजनेस चला रहे हो नॉर्मल टाइम में, तो आपको जो मिल रहा है लाभ वो तो आपका जोखिम का पुरस्कार है, कि आपको और जोखिम पता भी है कि मेरा बिजनेस चला कि नहीं चला, कच्चा माल मिला कि नहीं मिला, महंगा मिला तो क्या करें सरकार के, ऐसा कुछ हो गया तो वो तो क्या जोखिम का। एक अज्ञात जोखिम, जैसे कि कोरोना आ गया, आपने सोचा था नहीं था, अज्ञात जोखिम ली, कोरोना में आपने बिजनेस चलाया तो हो सकता है कई कोरोना में ऐसे बिजनेस थे जैसे मेडिकल के या किराने के, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया था, क्या उन्होंने लाभ तो उठाया। ठीक है, तो अज्ञात जोखिम थी वो, और हो सकता है उनको हानि भी हो सकती, तो अज्ञात जोखिम में जितनी ज्यादा हानि होती है उतना ही ज्यादा लाभ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे सेंसेक्स
स्टॉक मार्केट भी उस समय एकदम क्रैश हो गया था, लेकिन उस समय जिसने लोगों ने खरीदा था, जोखिम ली थी बिल्कुल मार्केट क्रैश होने पे, तो उस समय जिन्होंने खरीदा उसके बाद उससे कई गुना बढ़ गया था, लखपति करोड़पति हो गए थे लोग। तो उन्होंने जोखिम तो उठाया तब जाके हुए। ठीक है, तो असामान्य क्या है? अज्ञात जोखिम, जो जोखिम फिक्स नहीं होती है। और सामान्य लाभ में जोखिम होती है लेकिन वो फिक्स होती है, पता होती है कि ऐसी ऐसी जोखिमें आ सकती है। सामान्य लाभ सदैव धनात्मक लाभ होता है। कैसा होता है? धनात्मक। क्योंकि असामान्य लाभ ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, सामान्य लाभ है धनात्मक ही रहेगा, ऋणात्मक जाते ही बंद कर देगा। असामान्य में ऋणात्मक या धनात्मक दोनों ही हो सकता है। सामान्य लाभ की स्थिरता विद्यमान रहती है। सामान्य लाभ लगभग स्थिर रहता है कि इतना लाभ मिलता ही रहेगा, जबकि असामान्य लाभ बाजार की परिस्थितियों के अनुसार तेजी या मंदी के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, इसलिए असामान्य फिक्स नहीं। सामान्य लाभ उत्पादन लागत का अंग होता है, बिल्कुल। यानी कि सामान्य लाभ क्या है? एक तरह से जो उत्पादक है उसकी मेहनताना ही है, उसकी मजदूरी मान लो कि वो खुद उसमें लगा रहता है, तो उसका मजदूरी ही मान लो, एक तरह से सामान्य लाभ इतना ही मिलता है, तो उसको लागत का ही पार्ट मानते हैं। ठीक है, जबकि असामान्य लाभ उत्पादन का अंग नहीं होता, ये एक्स्ट्रा होता है। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में दीर्घ काल के अंतर्गत एक फर्म सामान्य लाभ पूर्ण प्रतियोगिता में क्या क्या हो सकता है? सामान्य लाभ अवश्य अर्जित करती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता अंतर्गत दीर्घ काल में किसी भी फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त नहीं। ठीक है, हमने जो प्रतियोगिता वाला ये बाजार वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता में हमेशा दीर्घ काल में सामान्य लाभ प्राप्त होता है, अल्पकाल में तो कैसा भी बाजार हो तीनों होते हैं, सामान्य, असामान्य और हानि। चलिए अब देखते हैं लाभ के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। लाभ के क्या क्या सिद्धांत हैं? तो पहला सिद्धांत है लाभ का लगान सिद्धांत, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। दूसरा है लाभ का जोखिम वहन सिद्धांत। तीसरा है लाभ की अनिश्चितता वहन सिद्धांत। चौथा है लाभ का मजदूरी सिद्धांत। और पांचवा है लाभ का समाजवादी सिद्धांत। और जो अंतिम और आधुनिक सिद्धांत है वो है लाभ का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है लाभ का लगान सिद्धांत। ठीक है, तो लगान किसने दिया था? लगान की थ्योरी लगान की थ्योरी रिकार्डो ने दी थी, और बाकी अर्थशास्त्रियों ने बाद में दी थी। प्रत्यक्ष सिद्धांत किसने दिया था? रिकार्डो। ठीक है, तो आगे बढ़ते लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन, जो लाभ का लगान सिद्धांत, ठीक है, लाभ का लगान सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर वाकर ने किया। ठीक है, वो रेंट का थ्योरी तो किसने दी? रिकार्डो ने। और लाभ के लगान का सिद्धांत किसने दिया? प्रोफेसर वाकर। लाभ वह आधिक्य है जो अधिक योग्य साहसी को कम योग्य साहसी पर प्राप्त होता है। जो अधिक योग्य साहसी है उसको और कम योग्य साहसी है उससे ज्यादा मिलेगा। वो किसके अंदर तुलना करेंगे? लाभ के अनुसार, कि लाभ जिसको ज्यादा मिल रहा है उसमें वो ज्यादा योग्य है। जिस प्रकार सीमांत एवं पूर्व सीमांत भूमियां होती है, जो हम भूमि वाले में अध्ययन किया था, लगान वाले में, इसलिए तो लगान सिद्धांत है कि सीमांत और पूर्व सीमांत भूमियां होती है, उसी प्रकार सीमांत एवं पूर्व सीमांत साहसी एवं उद्यमी होते हैं। ये ऐसे कहते हैं पाकर कि जैसे भूमि के अंदर लगान के सिद्धांत में पढ़ा था कि एक तो सीमांत भूमि है जो सबसे लास्ट में होती है, जिसपे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, उससे जितनी भी बाकी की भूमिया होगी उससे उच्च क्वालिटी की रहेगी, उसमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। तो वैसे कि वैसे इन्होंने क्या किया, उद्यमियों को भी कैटेगराइज करे कि ऐसे उद्यमी जिसको सबसे कम लाभ मिल रहा है उसको सीमांत उद्यमी कह देंगे, उससे बाकी जिनको जितना एक्स्ट्रा मिल रहा है लाभ वो क्या होगा? पूर्व सीमांत, यानी उनको लाभ के रूप में, एक्स्ट्रा लाभ के रूप में देखेंगे। अर्थात कुछ साहसी अन्य साहसियों की अपेक्षा अधिक योग्य एवं कुशल होते हैं। जिस प्रकार सीमित भूमि को लगान प्राप्त नहीं करते, उसी प्रकार सीमांत साहसी भी कोई लाभ प्राप्त नहीं करता। अर्थात वह वस्तु को बेचकर केवल अपनी लागत को ही निकाल पाता है, उसे कोई लाभ नहीं मिलता है। श्रेष्ठ साहसी पूर्व सीमांत साहसी, या श्रेष्ठ साहसी इसको कहते हैं पूर्व सीमांत साहसी, कम लागत पर वस्तु उत्पादित करते हैं और मूल्य एवं लागत के अंतर के कारण लाभ प्राप्त करते हैं। वो क्या करते हैं? एक्स्ट्रा लाभ प्राप्त करते हैं। आगे लाभ का जोखिम वहन सिद्धांत, द रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। लाभ का जोखिम वहन सिद्धांत। लाभ के जोखिम वहन सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के अर्थशास्त्री प्रोफेसर होले ने किया था। किसने किया था? होले ने किया था। यानी कि लाभ का जोखिम वहन, जोखिम वहन है जोखिम उठाने पे जो मिलता है प्रतिफल, उसको क्या कहेंगे? लाभ कहेंगे। ये थी उन्होंने दी थी परिभाषा। तो सभी व्यवसायों को कुछ ना कुछ जोखिम अवश्य रहती है, लेकिन सभी जोखिम उठाना पसंद नहीं करते। अगर सभी जोखिम उठाना पसंद करते हैं सारे बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो जो साहसी व्यवसाय के जोखिम को उठाता है
उसे लाभ के रूप में जोखिम का पुरस्कार मिलता है। जिस व्यवसाय में जितनी अधिक जोखिम होगी उसमें उतना ही साहसी को अधिक लाभ होने की आशा रहती है और मिलता भी है। यदि लाभ की आशा न हो तो कोई भी साहसी व्यवसाय शुरू करने का साहस ही नहीं दिखाएगा। ठीक है? जब उसको लाभ की एक आशा दिखती है तभी तो व्यवसाय करते हैं। अब लग आपको अगर पहले से ही पता है कि इस व्यवसाय में लाभ होने ही नहीं वाला है तो आप वो साहस क्यों करेंगे, उसमें आप अपना जोखिम क्यों लोगे, नहीं लेंगे। ठीक, इस प्रकार लाभ व्यवसाय जोखिम पर निर्भर करता है, जितनी ज्यादा जोखिम है उतनी ज्यादा लाभ। नेक्स्ट है लाभ की अनिश्चितता वैन सिद्धांत, मतलब लाभ निश्चित नहीं होता है। तो लाभ के अनिश्चितता वैन सिद्धांत के प्रतिपादन अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर एच नाइट ने दिया। लाभ के ज्यादातर सिद्धांत किसने दिया, अमेरिकन ने, एच नाइट ने। अनिश्चितता का किसने दिया, एच नाइट ने दिया। जोखिम वहन करने एवं अनिश्चितता सहन करने में अंतर होता है। एक तो जोखिम वहन करना और अनिश्चितता सहन करने, दोनों में अंतर है। क्या है, समस्त जोखिम है तो अनिश्चितता उत्पन्न नहीं करती है। जितनी भी सारी जोखिम है वो सारी अनिश्चितता उत्पन्न नहीं, केवल अनिश्चितता सहन करने वाली जोखिम ही लाभ को जन्म देती है। जोखिम तो सारी है, ठीक है, लेकिन कुछ जोखिम ऐसी जो अनिश्चित है। ठीक है, तो जो अनिश्चितता के कारण मिलता है वही कहलाता है। बाकी तो नॉर्मल जोखिम जोखिम वो तो आप पहले से सोच के चलोगे। ठीक है, आगे लाभ का मजदूरी सिद्धांत। चलिए, लाभ का मजदूरी सिद्धांत। लाभ के मजदूरी सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर टॉजिंग ने किया था। ठीक है, श्रम एवं साहस को एक समान माना। इन्होंने क्या माना कि लाभ भी क्या, जैसे श्रमिक को मजदूरी मिलती है वैसे वैसे साहसी को भी मजदूरी के रूप में लाभ मिलता है। ठीक है, हालांकि इसकी आलोचना भी हुई क्योंकि उनको तो कुछ ना कुछ लाभ मजदूरी जरूर मिलती है, लेकिन लाभ का तो कोई जरूरी नहीं है। ऐसा सुना है कि श्रमिक है जो माइनस में लेके जा रहा है उल्टा घर से देके जा रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। लाभ में तो श्रम में जो अपना साहसी होता है घर से भी डाल देता है, लॉस में भी डाला जाता है। हालांकि इसलिए इसकी काफी आलोचनाएं भी हुई, लेकिन उनका सिद्धांत क्या वो पढ़ लेते। जिस प्रकार श्रमिकों को उसके शारीरिक श्रम के बदले में मजदूरी प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार साहसी उद्योग को चलाने के लिए शारीरिक श्रम के स्थान पर मानसिक श्रम करता है, इस श्रम के बदले लाभ प्राप्त करता है। आगे है लाभ का समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। लाभ के समाजवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स। समाजवादी जब भी नाम आता है तो कौन होते हैं, कार्ल मार्क्स। ठीक है, समाजवादी सोशलिस्ट कौन थे, कार्ल मार्क्स। लाभ की उत्पत्ति श्रमिकों के शोषण के कारण होती है, क्योंकि साहसी श्रमिकों के पारितोषिक को छीन लेते। उन्होंने तो यही थी विचारधारा, उनकी तो यही थी ना कि वो क्या कहते थे कि जो भी पूंजीपति वर्ग है वो श्रमिक वर्ग का शोषण करते हैं हमेशा। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा था। वो क्या बोला था, लाभ क्या है, उत्पत्ति के श्रमिकों के शोषण के कारण होती है, इसलिए साहसी श्रमिकों के पारितोषिक को छीन लेते। वो हालांकि लाभ का पार्ट किसका था, श्रमिकों का था, और वो छीन के किन्होंने ले लिया, पूंजीपति ने, साहसी ने ले लिया। जितना श्रमिकों का शोषण अधिक होगा उतना ही लाभ अधिक। उन्होंने क्या बोला, जितना ही शोषण अधिक होगा श्रमिकों का उतना ही उसको पूंजीवादी को उनको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा ज्यादा। अब है अपना आधुनिक सिद्धांत जो वास्तविकता के काफी करीब है, लाभ का मांग व पूर्ति सिद्धांत। यह सिद्धांत लाभ निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत है। जिस प्रकार उत्पत्ति के अन्य साधनों का मूल्य मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है, उसी प्रकार साहसी भी उत्पादन का एक साधन मात्र है, जिसका लाभ भी मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के साम्य से निर्धारित होता है। तो पहले है साहसियों की मांग कौन करेगा, क्योंकि साहसी की मांग और पूर्ति से ही तो निर्धारित होगा। तो ये भी तो देखना पड़ेगा साहसी की मांग क्या है और साहसी की पूर्ति कैसे होती है, दोनों को देखते हैं। तो पहले है साहसी की साहसी की मांग उसकी सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है, कितना उत्पादन कर। साहसी की सीमांत उत्पादकता जितनी अधिक होगी उतनी ही उसकी मांग अधिक होगी। साहसी की सीमांत उत्पादकता के अतिरिक्त साहसी की मांग कुछ और तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे उत्पादन का पैमाना, कितने पैमाने पर उत्पादन कर रहा है, लार्ज अमाउंट में कर रहा है, कम अमाउंट पर कर रहा है, तो उस पर भी निर्भर करेगा। औद्योगिक विकास की अवस्था कौन सी है, कौन सी अवस्था पे है, अगर प्रगति कर रहा है या स्थिर है या घटता प्रतिफल पे आ रहा है, तो कौन से औद्योगिक विकास हो रहा है। तीन स्तर होते हैं ना औद्योगिक विकास के,
एक प्रथम अवस्था होती है जिसमें क्या होता है, कई अपूर्ण होता है, इसलिए बढ़ता रहता है उसमें, एक स्थिर हो जाता है और एक बाद में डिक्लाइन हो जाता है, 3 स्थिति आती है। नेक्स्ट है उद्योग में जोखिम का अंश, कितनी जोखिम है उस पर भी मांग का तत्व निर्भर करता है। ज़्यादा जोखिम है इसीलिए साहसियों की मांग कम होगी, तो कम जोखिम है तो ज़्यादा आ जाएंगे। अब दूसरा है साहसी की पूर्ति कैसे होती है। किसी भी उद्योग में लाभ दर तथा साहसियों की संख्या का प्रत्यक्ष संबंध है। लेकिन लाभ की दर जिसमें ज्यादा है तो वहां पे साहसी ज्यादा आ जाएंगे, जहाँ लाभ की दर कम है वहां से साहसी निकल जाएंगे। ये पूर्ति उस पर निर्भर करती है। इसलिए लाभ की दर अधिक होने पर साहसियों की संख्या में अधिक होगी और लाभ की दर कम होने पर साहसियों की संख्या कम हो जाती है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से साहसियों के पूर्ति वक्र बाह्य से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता है। फिर से पूर्ति वक्र तो कहाँ से होगा, ऐसे ही होगा, बाह्य से दाएं। और साहसियों का मांग वक्र कैसे होगा, ये ऐसे हमेशा मांग और पूर्ति वक्र ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, सब किसी के रूप में भी देखिए, ये देखिए तो ये आ गया साहसियों की पूर्ति वक्र और ये है साहसियों का मांग वक्र। जहां पे ये दोनों एक बिंदु काटा ई बिंदु पे, तो यहाँ पे क्या हो गई, लाभ की दर निर्धारित हो गई और यहाँ पे क्या हो गया, साहसियों की पूर्ति। ठीक है, यहाँ पे इस बिंदु ए बिंदु पे साहसियों की लाभ। अब नीचे वाला है, इससे नीचे नीचे अगर पूर्ति के नीचे नीचे है तो यहाँ पे तो क्या ये सामान्य लाभ रहा, और जो ऊपर वाली स्थिति वहां पे क्या है, असामान्य लाभ। जितना असामान्य लाभ बढ़ेगा उतने ही ज्यादा राशि उसमें लगेंगे, और जितना ही नाम होता जाएगा नीचे जाता जाएगा राशियों की संख्या कम होती जाएगी या घटते जाएगी। अब आगे है लाभ का औचित्य, जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट। तो पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ का क्या तात्पर्य है, क्या उसकी स्थिति है। लाभ कार्यात्मक आय की तुलना में अवशिष्ट आय अधिक होता है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली में आर्थिक लाभ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता है। ठीक है, जैसे उसके कुछ पॉइंट है कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी क्या होती है, समाजवादी में क्या होता है, पूंजीवादी में जो भी वस्तुएं एवं सेवाओं की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है मूल्य, समाजवादी सरकार द्वारा निर्धारित करते हैं, और इसमें सब कौन होते हैं, पूंजीपति होते हैं, उसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। समाजवादी पे किसका होता है, सरकार का कंट्रोल, सरकारी उसकी उद्योग लगाती है, वही उत्पादन करती है और वही वितरण करती है, सारी चीजें कौन करती है, सरकार करती है। तो समाजवादी और पूंजीवादी में दोनों होता है। हालांकि इंडियन इकोनॉमी कैसी है, मिश्रित इकोनॉमी है। ठीक है, कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी भी है, सरकार भी कुछ करती है और प्राइवेट लोग भी पूंजीपति है वो भी करते हैं। तो पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण है भारत में। लेकिन समाजवादी प्रॉपर रूप से देखा जाए तो चाइना है या रशिया है, ठीक, और भी कई कंट्री है जो समाजवादी को फॉलो करती है। ठीक है, और कुछ जैसे अमेरिकन या ब्रिटिश है तो वो कैसे करते हैं, पूंजीवादी। तो स्वतंत्र वहां पे क्या होती है, स्वतंत्र अवसर में प्रतियोगी फर्में अपनी नीतियों के आवश्यक संयोजन करना, ये अपनी उनके अनुसार ही लाभ के अनुसार ही अपनी नीतियां बनाती है। लाभ उत्पत्ति की राष्ट्रीय साधनों का संरक्षण एवं विदोहन है, जितना लाभ ज्यादा हो गया उतना राष्ट्रीय साधनों का बढ़ोतरी होगी जाएगी, उनका संरक्षण भी करना, विदोहन करना लाभ से होता है। आर्थिक प्रगति के लिए पर्याप्त मात्रा में विनियोग की व्यवस्था करना, तो विनियोग कहाँ से होगा, लाभ से ही तो होगा, ज्यादा लाभ होगा तभी वापस विनियोग होता रहेगा, आर्थिक प्रगति के लिए भी आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में नए नए विचार तथा पथ प्रवर्तक के कार्यों का संपादन भी लाभ से ही हो पाएगा। राष्ट्र का औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए नई फर्मों को प्रवेश करने की प्रेरणा प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था में साधनों के विभिन्न प्रयोग में वितरण के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना, लाभ अर्जित करने वाले उद्यमियों को ही अनेक समाज कल्याण जैसे शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, रक्षा, सार्वजनिक प्रश्न आदि की लागत वहन करने पर, जो ज्यादा लाभ अर्जित करते वही तो टैक्स देते हैं और वही क्या करवाते हैं, ऐसे कार्य करवाते हैं, शिक्षा के लिए डोनेशन करने का। ठीक है, बेरोजगारी के लिए उनको क्या करवाते हैं, नौकरी देना हो या उनके लिए बेरोजगारी भत्ता देना हो, वृद्धावस्था पेंशन देना, इनका सारा का पैसा कहाँ से आता है, लाभ के हिस्से से ही तो आता है। राष्ट्रीय आय का एक हिस्सा क्या, लाभ ही तो है। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था द्वारा लाभ के औचित्य को चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए समाजवादी विचारधारा ने क्या कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ साहसी का एकाधिकारात्मक प्रवृत्तियों के कारण। कैसे है, एकाधिकार रहता है लाभ पे साहसियों का। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या कहा, उद्योगों में आविष्कार एवं नव परिवर्तन की प्रेरणा मिलती है, सफल प्रबंधकों को अभिप्रेरित करना, सामाजिक कल्याण के कार्यों को संपादित करना,
सरकार द्वारा लाभ के आधार पर विभिन्न उद्योगों की कार्य कुशलता एवं तुलनात्मक अध्ययन, ये सारा किसमें समाज है। अब देखते हैं लाभ की नीति, प्रॉफिट की पॉलिसी है। तो एक तो है अधिकतम या अधिकतमकरण लाभ, ठीक है, लाभ अधिकतमीकरण के लाभ को कैसे ज्यादा से ज्यादा किया जाए, अधिकतम कैसे किया। एक है संतोषप्रद लाभ नीति, सेटिस्फैक्ट्री, इतना है कि संतुष्ट हो जाए कि लाभ, इतना लाभ मिले। दोनों की पॉलिसी है, दोनों को छोटी छोटी है, उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो अधिकतम या अधिकतमीकरण लाभ नीति में क्या है, एक व्यावसायिक फर्म का उत्पादन अधिकतम लाभ करने का उद्देश्य होता है। हमेशा व्यावसायिक फर्म क्या करते हैं, अपने लाभ को अधिकतम से अधिकतम करने की कोशिश करने से लगते हैं। तो उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करना है, अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उसकी ये लाभ अधिकतम नीति होती है। इसलिए वो लाभ को अधिकतम करना चाहती है, यही क्या है, लाभ अधिकतम करना। और दूसरा है संतोषप्रद लाभ नीति। प्रत्येक व्यावसायिक फर्म का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना है। जो अभी पीछे पढ़ा हमने, प्रत्येक का क्या फर्म का उद्देश्य है, लाभ अधिकतम करना। और अनेक कारणों से लाभ को अधिकतम करने की नीति भी अपनाई जाती है, किंतु प्रत्येक परिस्थिति में नीति अपनाना न तो संभव है और नहीं हर एक जगह ये अपनाना न तो आवश्यक है, नहीं ये संभव है। उन्हें कतिपय कारणों से अधिक संतोषप्रद लाभ अर्जन करने की नीति की अनुपालन, उसकी जगह कौन सी करनी पड़ती है, संतोषप्रद। जिसके कारण क्या क्या है, पहला तो देखो जोखिम को कम करना, अवॉइडिंग रिस्क। दूसरा है उद्योगों में नेतृत्व प्राप्त करना, किसी किसी की ये भी तो रहता है कि लाभ कम से कम हो, ठीक है, तो जोखिम कम से कम लेना चाहते हैं, भले लाभ अधिक है और जोखिम ज्यादा दवा नहीं जाना चाहेंगे। तो ऐसे भी होता है कि लाभ कम मिले लेकिन मैं पूरे उद्योग का नेतृत्व करूँ, मेरे पीछे बाकी फर्में चले, किसी का ये भी रहता है। किसी का रहता है फर्म की तरलता में वृद्धि, कोई चाहती है कि लाभ कम मिले लेकिन मेरे पास तरलता, लिक्विडिटी ज्यादा से ज्यादा बनी रहे, मेरे पास तुरंत पैसा है, ठीक है, मेरा माल बिका ना लेकिन पैसा तुरंत होना चाहिए। तीसरा है संभावित प्रतियोगिता से बचना। कई बार ये होता है कंपटीशन ज्यादा होने लगा है, लाभ के कारण कंपटीशन ज्यादा, तो कंपटीशन के कारण वो नहीं पढ़ना चाहते कंपटीशन में, तो भी वो बचना चाहते हैं। फर्म को ख्याति को बनाए रखते, कोई लाभ इसलिए भी कम बना रहे कि अपनी फर्म है जो बिजनेस है उसकी रेपुटेशन बनी रहे, ख्याति बनी रहे, गुडविल बनी रहे, ठीक है, उसके कारण भी वो क्या कहते हैं, संतोष लाभ रखते हैं। और आखिर ये मजदूरी वृद्धि की मांग को नियंत्रण करना, अगर ज्यादा लाभ मिलेगा तो मजदूरी की ज्यादा मांग बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसको वृद्धि को भी मांग को नियंत्रित करने के लिए संतोष पर लाभ अपनाई जाती है। ठीक है, तो लाभ का टॉपिक हमारा यही पूर्ण होता है। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में धन्यवाद।